प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के पहले तुर्की आक्रांता एवं लुटेरा महमूद गजनवी के इतिहास को पढ़ा था। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि महमूद गजनवी जो एक आक्रांता और लुटेरा था, वो भारत में किस तरह से अपना लूटने का सफ़र जारी रखा था। 17 बार के आक्रमणों में उसके हर आक्रमणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मित्र, आज हम लोग दूसरा तुर्की आक्रांता को देखेंगे, जिसका नाम बिल्कुल आपको देख रहा होगा, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ये भारत में दूसरा तुर्की आक्रांता है। पर मित्र, जानना, इसको ध्यान से समझना कि ये पहला तुर्की मुसलमान शासक है जिसने भारत में तुर्की सत्ता की नींव रखी थी, या मुस्लिम सत्ता की नींव भारत में स्थापित करने वाला शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग अगर बात करें कि जिसका पूरा नाम मिलता है मोहम्मद गोरी को, इसका पूरा नाम बताया जाता है सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी बिन साम। इसका पूरा नाम मिलता है सिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी बिन साम। ये इसका पूरा नाम मिलता है मोहम्मद गोरी का। और इसे दिया गया था जो हिस्सा, यह गजनी के पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा इसको सौंपा गया था इसके पिता के द्वारा। पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा इसके भाई को सौंप दिया गया। महमूद गजनवी के बाद उसकी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई योग्य वारिस ना था, तो उस सत्ता को किसने संभाल लिया? मोहम्मद गोरी ने। और इसने एक वंश स्थापित किया आके, कहाँ पर? गजनी में। जिस वंश को स्थापित किया उस वंश का नाम है, उसे हम लोग कहते हैं संसबनी वंश। संसबनी वंश के नाम से जाना जाता है, संसबनी वंश। या कहीं कहीं आपको यह नाम मिलेगा गोर वंश कहा भी जा सकता है। गोर वंश, संसबनी वंश या गोर वंश कहा जा सकता है। और ये दोनों वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था आपका मोहम्मद गोरी। संसबनी वंश या गोर वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, इसकी राजधानी हमें मिलती है क्या? तो इसने भी अपनी राजधानी बनाई किसे? गजनी को। और गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो गोर पहाड़ी पर सबसे पहले इसने अपना निवास स्थान बनाया मेरे मित्रों, और वहां पर इसने एक वंश स्थापित किया जिसे हम लोग गोर वंश या संसबनी वंश कहते हैं। उसका वास्तविक प्रमुख संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। और इस तरह से अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें दृश्य का, तो यह भारतीय भूभाग वर्तमान का संदर्भित अगर हम लोग बात करें, ये वर्तमान का पाकिस्तान और ये वर्तमान का अफगानिस्तान। ये पहले इस क्षेत्र को हम लोग सिंध का क्षेत्र बोलते थे। यह अफगानिस्तान का वह प्रांत है गजनी, जहां की गद्दी पर बैठ रहा है कौन? मोहम्मद गोरी। और यहां उस समय किस वंश का शासन है? तो हिंदू शाही वंश का। इसके पहले महमूद गजनवी के समय यहां पर हिंदू शाही वंश का शासन था। अब मोहम्मद गोरी के समय यहां पर कोई केंद्रीय सत्ता एक ना रही जो यहां पर नियंत्रण कर सके। तो इस एरिया का, जिसे हम लोग पहले सिंध का क्षेत्र बोलते थे, पूरा का पूरा सिंध क्षेत्र बोला जाता था, यहां पर रास्ते में एक स्थान पड़ता है मुल्तान। यह सफर क्या हुआ कि भारत में अगर गजनी को मोहम्मद गोरी को भारत में प्रवेश करना है तो किस रास्ते से चल के आना होगा? मुल्तान के रास्ते से आना होगा और भारत में प्रवेश करना होगा। और सबसे पहली बाधा भी इसके लिए कौन सा है? मुल्तान ही है, क्योंकि भारत जाने का मार्ग वही है। तो इसने जो पहला आक्रमण किया भारत पर कहते हैं मित्र, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का जो उद्देश्य था, तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। दूसरा गौण उद्देश्य माना जाता है इस्लाम का प्रचार करना। मेरे बंधुओं, उसी तरह से बात करें तो इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह मुख्य उद्देश्य था भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करना था। तुर्क सत्ता की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा सहायक उद्देश्य बिल्कुल कॉमन था। वो क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना। और इस उद्देश्य से इसने अपना सफर शुरू किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। भारत पर जो इसका पहला अटैक हुआ, वो पहला अटैक इसने कब किया? 1175 ईस्वी में।
कहां पर? क्योंकि ये भारत का ही भूभाग था मुल्तान, तो इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान के करमाथी मुसलमानों को पराजित किया। यहां शासन किसका था? यहां पर जनजातीय मुसलमान रहते थे जिन्हें करमाथी कहा जाता था। करमाथी मुसलमानों को पराजित किया। मुसलमानों को इसने क्या कर दिया? पराजित किया और मुल्तान का सफर यह जीत गया। भारत पर इसने अगला जो आक्रमण किया तो 1176 में इसने मित्र सिंध पर आक्रमण किया और जीता, सिंध के क्षेत्र को जीता। इस तरह से इसने उस सफर को फिर दोहराने का प्रयास किया जिस सफर को अंजाम दिया था किसने? महमूद गजनबी ने। उसी सफर, उसी पहल को फिर शुरू करने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। और अगला जो अभियान इसका था वो था 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर अटैक किया इसने, जिसे हम लोग नाम देते हैं पाटन का युद्ध। कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा आन्हिलवाड़ का युद्ध, आन्हिलवाड़ का युद्ध। इसे पाटन का युद्ध या आन्हिलवाड़ का युद्ध कहा जाता है। मेरे मित्र, अभी भी गुजरात पे उस समय शासन किसका था? तो गुजरात पे जो शासन था वो चालुक्य वंश का था। और जब महमूद गजनबी ने यहाँ के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब भी किस वंश का शासन था? चालुक्य। डायनेस्टी वही है, अभी वंश बदला नहीं है, शासक बदल गया है मेरे मित्र। उस समय भीम प्रथम हुआ करता था, इस समय शासक कौन है? भीम द्वितीय। कुछ किताबों में आपको, कुछ तथ्य संग्रहों में, कुछ ऐसी छोटी मोटी किताबों में मूलराज द्वितीय भी नाम देते हैं। और कई वनडे एग्जाम में सवाल भी यहां से कर लिया गया है, तो आप ऑब्लिक करके लिख भी सकते हैं वह नाम भी, ताकि प्रश्न आने पर आपको कोई भी तकलीफ ना होने पाए। मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। इस आक्रमण में पाटन या अनिलवाड़ के युद्ध जो 1178 में हुआ, इस युद्ध में बताते हैं कि पाटन या अनिलवाड़ का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। इस युद्ध में गोरी को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित कर दिया। किसके कहने पर? माता नायिका देवी। ये नाम सुन के रखना आप। अपनी मां नायिका देवी के कहने पर भीम द्वितीय ने किसे पराजित कर दिया? मोहम्मद गोरी की पराजित कर दिया। और कहते हैं गुजरात में मोहम्मद गोरी की जो गुजरात में पराजय हुई, या मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। भारत में पहली पराजय, मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कहां थी? तो पहली पराजय गुजरात में हुई। और अगर आपको ख्याल हो तो मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा था कि महमूद गजनबी भारत में पहली बार कहां पराजित हुआ था? तो कश्मीर में पराजित हुआ था। इस तरह से पहले युद्ध को जीता, दूसरे युद्ध को जीता। और गुजरात यानी आन्हिलवाड़ का युद्ध जो मोहम्मद गोरी भीम द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें भीम द्वितीय अपनी माता नायिका देवी के कहने पर चारों खाने चित कर दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी यहां से पराजित हुआ और वापस लौटा। मोहम्मद गोरी ने अपना रुख को बदला, कहा मैं अब दक्षिण भारत की तरफ रुख नहीं करूंगा, अब वह उत्तर भारत की तरफ रुख करने का प्रयास किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और इस रुख में अगला अंजाम क्या होता है उसके लिए बने रहिए और सुनिएगा। कहानी अब शुरू होती है इसके नेतृत्व, कुशल नेतृत्व और अभियान की। क्योंकि इसका मकसद क्या है? मकसद आपको स्पष्ट है कि भारत में इसे क्या करना है? तुर्क सत्ता की स्थापना करना है। भारत में इसे राज करना है, लूट कर भागना नहीं है। जिस तरह से महमूद गजनबी की मंशा आप समझ चुके हैं कि महमूद गजनबी क्या चाहता था? लूट कर भागना। यह लूट कर भागना नहीं चाहता था। इसने अगला अभियान क्या किया? 1185 में इसने सयालकोट को जीत लिया। पाकिस्तान का क्षेत्र सयालकोट को जीता। 1185 में इसने सयालकोट को जीता। और 1188 में इसने, मेरे मित्र, 1188 में इसने भटिंडा या ताबर हिंद को जीता। भटिंडा या ताबर हिंद, भटिंडा या ताबर हिंद को जीता। यह कहां पड़ता है? यह पंजाब में पड़ता है। इसको भी इसने जीत लिया। और अब इसने पूरा रुख किधर करने का प्रयास किया? उत्तर भारत की तरफ। मेरे मित्र, इधर अगर गजनी के साम्राज्य पर, गजनी में कौन शासन कर रहा है? तो गजनी में अगर मोहम्मद गोरी है,
पाक अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी है, तो इधर हमारे उत्तर भारत के साम्राज्य पर, अगर उत्तर भारत की बात हम लोग करें तो इस उत्तर भारत पर, इस पूरे इलाके को कौन देख रहा है? तो इस उत्तर भारत पर जो इस समय शासन कर रहा है, तो उत्तर भारत का नेतृत्व किसके हाथ में है? चौहानों के नेतृत्व में। और मुकाबला किसका हुआ इसका? मोहम्मद गोरी का चौहान से, क्योंकि उत्तर भारत जिसमें आपका अजमेर, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र शामिल था, उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो उत्तर भारत का एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में थी कौन वंश? चौहान वंश, या इसको कहीं कहीं चाहमान वंश भी मिलेगा, चौहान वंश या चाहमान वंश। और मेरे मित्रों, मोहम्मद गोरी का मुकाबला अब किससे होने वाला है? तो गोरी का मुकाबला होने वाला है चौहान वंश से। और इस समय जो उत्तर भारत में चौहान वंश का जो शासक था, उस शासक का नाम मिलता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इस पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कहा जाए तो मेरे मित्र, इसकी वीरगाथाएं बहुत बड़ा है। इसकी वीरगाथा इतनी ज़्यादा भयंकर और बेहतर मानी जाती है कि इसकी प्रतिभा इतनी उच्च कोटि की थी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह राजा दशरथ के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो शब्दभेदी बाण चलाता था। इतनी कुशलता थी। एक योग्य कुशल सेनापति हुआ करता था। कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान या इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और ये क्या चलाने में निपुण था? शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण था। यानी ये निपुण था किन दो कलाओं में? तो ये निपुण था एक तो भाला चलाने में, और दूसरा क्या था? शब्दभेदी बाण। शब्दभेदी बाण, बेधी बाण, यानी जहां से आवाज आएगी ये बाण जाके वहीं लगेगा। आपको ये दृष्टांत याद होगा, राजा दशरथ ने बाण चलाया, श्रवण कुमार को लग गया। बिल्कुल वैसे चलाता था ये। इसका मुकाबला होने वाला है किससे? मोहम्मद गोरी से। और इसका एक दरबारी कवि था। इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था और इसका मित्र भी था, दरबारी कवि और मित्र, जिसका नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखा था। इसके ग्रंथ का नाम था, आप सभी को याद होगा, पृथ्वीराज रासो। इस तरह से बताया जाता है। इस आख्यान को मैं आगे बताता हूं कि हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी ने अब रुख किया इस तरफ से, और ये तरफ रुख करने के लिए उसने क्या किया कि आकर के उत्तर भारत में प्रविष्ट हो गया और तराइन का पहला युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध जो मेरे मित्र हुआ वो कब? 1191 में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। जितने बड़े युद्ध हुए सब के सब कहाँ? हरियाणा में, मैदानी क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। आज तो हर घर में महाभारत चल रहा है। बिल्कुल हाँ, कोई घर शायद इस समय बचा हो तो बड़ी स्वाभाविक और बड़े संयोग की बात माना जाए कि वो घर ने अपने पूर्व जन्मों में कोई अच्छा कार्य किया होगा। नहीं, हर घर में महाभारत चल रहा है भाई। ये द्वंद्व हर घर में, परिवार की लड़ाई है महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। कहाँ लड़ा गया? इसका युद्ध भी कहाँ लड़ा गया? किस सम्रांग क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में, जो कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत के युद्ध भी कहाँ हुए? हरियाणा में। तराइन भी कहाँ लड़ा गया? हरियाणा में। पहला युद्ध जो हुआ तराइन का, एक तरफ सुसज्जित सेना है किसकी? मोहम्मद गोरी की, और दूसरी तरफ किसकी सेना है? दूसरी तरफ है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में फिर पराजय किसको मिली? मोहम्मद गोरी क्या हुआ? पराजित हुआ। और इस युद्ध में मेरे मित्रों विजयी कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय विजयी हो गया। यही चंद्रबरदाई यहां आख्यान देता है। चंद्रबरदाई ने कहा ये तराइन का जो पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ, ये इसकी पहली विजय नहीं है। चंद्रबरदाई कहता है मेरा मालिक जो था इसके पहले 16 बार पराजित कर चुका है, यह 17वीं बार पराजित किया। किसको? मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? धराभूम से एकदम धूल चटा के यहां से और पराजित करके माफ कर दिया। कहते हैं दुश्मनों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इतिहास कहता है। और अगर दुश्मनों को क्षमा किए तो बात में बच नहीं सकते आप।
दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। या तो उनसे लगो मत और लगो तो उनको छोड़ो ना। देखो गांव में लोग कहावत में कहते हैं कि जो सांप मारो तो एकदम मूड़ी का करो, दरकच दियो, कुचल दियो। क्यों? क्योंकि कहते हैं फोटो खींच लेगा, और अगर उसने फोटो खींच लिया तो फिर वो कभी न कभी बदला लेगा। फिल्म देखा होगा जानी दुश्मन, वो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसलिए दुश्मन को कभी क्षमा मत कीजिए, दुश्मन क्षम्य नहीं होता है। अगर दुश्मन से लगिए मत, लगिए तो बिल्कुल क्या कर दीजिए, नस्ता नाबूद कर दीजिए। आज ये गलती थी। चंद्रबरदाई ने कहा 17वीं बार मेरा मालिक पराजित किया और उदारता के भाव में आकर के इसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब कहानी थोड़ा सा यहाँ से रुक ली, अंजाम बदलने वाला है, स्थितियाँ बदलने वाली है। जिस समय उत्तर भारत में हम लोग कहें जोधपुर, जयपुर, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र पर शासन कर रहा था चौहान वंश, इसी समय उत्तर भारत में ही बात करें मेरे मित्र तो यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भित मैं आपको करूँ, कन्नौज के क्षेत्र में। कहाँ पर? यूपी के कन्नौज में। कन्नौज में इस समय एक वंश था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। क्या नाम था? गढ़वाल वंश। और मेरे मित्रों इस समय गढ़वाल वंश का जो राजा था उसका नाम था राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र के बारे में कहा जाता है, राजा जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता ने पृथ्वीराज तृतीय के खूबसूरती और इसके कुशल सैनिक नेतृत्व की वीरगाथाओं को सुन रखा था। और कहते हैं कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं संयोगिता ने पृथ्वीराज को कभी देखा नहीं था और उसको मोहब्बत हो गया, उसने दिल दे दिया और उसने प्रण कर लिया, भोलेनाथ से प्रण किया कि प्रभु मुझे अगर पति के रूप में कोई मिले तो मैं पति के रूप में सहर्ष स्वीकार किसे करूँगे? पृथ्वीराज तृतीय को। ये मोहब्बत का खेल इधर अंजाम सफर शुरू हुआ और इसने शिव व्रत उठाया, 16 सोमवार का व्रत रखा। ये खबर जब लगी जयचंद को, जयचंद द्वेष रखता था किससे? पृथ्वीराज की बहादुरी से इसे क्लेश था, द्वेष था, जलन रखता था। और जब इसने सुना कि बिटिया को मोहब्बत हो गया है, वो भी किससे? जिससे मैं द्वेष रखता हूं, द्वंद्व है जिससे मेरा, इसने बिना विलंब किए क्या किया? तुरंत स्वयंवर का आयोजन करने का अनाउंस कर दिया। और सभी भूपति, सभी राजाओं को पत्र मिला कि सभी लोग सज धज करके मेकअप वोकअप करके आइए, जिसको मेरी बिटिया चाहे उसको वर के रूप में चुन सकती है। पर यह कार्ड किसको नहीं गया? पृथ्वीराज तृतीय को कार्ड नहीं भेजा गया। ये सारी खबरें देख रहा है, सुन रहा है कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को भी वैसा ज्ञान था जैसे किसको ज्ञान है? बाबा बागेश्वर को। जैसे बाबा बागेश्वर के यहाँ जाओ तो काला चिट्ठा पूरा खुल जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ उल फजूल किए हो तो जाना मत, नहीं बाबा पूरा बता देता है। ऐसे दूरस्थ ज्ञान किसको था? चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने कहा वो घड़ी आ चुकी हो, पल आ चुका है, और 16वां सोमवार का व्रत भी पूरा हुआ है, ईश्वर का संयोग है और नियत भी कहते हैं। चंद्रबरदाई कहा नियत भी यह मान रही है, स्थितियां भी अनुकूल हैं और चाहती यही है कि पृथ्वीराज तृतीय की हो जाए कौन? संयोगिता। पृथ्वीराज को यह घटना बताया चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज ने अपने घोड़े को सजाया और साथ में लेकर के पहुंचा और अचानक दरबार में एंट्री किया। स्वयंवर चल रहा था, वो मध्यम मध्यम गति से एक भूपति के आगे जा रही थी। जैसे जैसे राजाओं के आगे से बढ़ती सभी अपना घेंचा बढ़ाते, पर किसी के गले में जयमाल डाल नहीं रही थी। उसे अभी भी प्रतीक्षा थी कि उसका प्रीतम आएगा जरूर। उसकी मोहब्बत पर विश्वास था, उसे ईश्वर पे भी विश्वास था। और जब वो सुदूर उसको सुनाई दिया घोड़ों के टापुओं की आवाज टप टप करते हुए, उसे लग गया कि कोई वीर योद्धा आ रहा है। और उसने क्या किया? दरबार में जो पहले सामने खड़े हुए अंगरक्षक थे सबको रौंदता हुआ एंट्री किया घोड़ा अंदर, और हाथ बढ़ाया पृथ्वीराज ने, संयोगिता ने भी हाथ बढ़ाया और झटपट उठा करके बैठाया घोड़े पे और घोड़े को घुमा करके दरबार से लेके चला गया। जयचंद देखता रहा। जयचंद क्रोधित हुआ कि मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज से भूखे रहेंगे जब तक हम मार नहीं देंगे, इसको भोजन नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा ठहरुक रहो, 3-5 न करो, क्योंकि जयचंद की पत्नी या संयोगिता की माता चाहती थी विवाह हो जाए, पर जयचंद इस विवाह को नहीं चाहता था। इस तरह से क्या हुआ? जयचंद यानी पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? अपहरण विवाह किया। किससे? संयोगिता से। कौन सा विवाह किया? अपहरण विवाह। अपहरण करके इसका विवाह कर लिया। क्षत्रियों में विवाह बहुत पहले से प्रचलित था, क्षत्रिय पहले इस विवाह को करते थे। अब यह विवाह बहरहाल नहीं रहा। आज स्वयंवर विवाह हो जाए तो पहले के भूपति तलवार
धनुष बाण लेकर बैठते थे। आज के लोग AK-47 तोप बम बंदूक लेके हाइड्रोजन बम लेकर बैठ जाएंगे, कहेंगे हमारे गटे में डालो नहीं तो छोड़ देंगे बम, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। तो स्थिति आज की बदल चुकी है, इसलिए अब ये विवाह नहीं होता है। वेद में हमारे 8 विवाह के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका 4 विवाहों का उल्लेख वैदिक सम्मत है, 4 वैदिक सम्मत नहीं है। जैसे देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इस 4 विवाहों को वैदिक सम्मति देता है। पर 4 विवाहों को वैदिक सम्मित नहीं देता। जैसे गंधर्व विवाह, जिसे स्वयंवर विवाह भी कहते हैं, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इस विवाहों को हमारा वेद सम्मत नहीं देता है। और इस तरह से क्या हुआ, दुश्मनी हो गई किसमें, पृथ्वीराज और जयचंद में, पृथ्वीराज और जयचंद में दुश्मनी हो गई। और इसका फायदा कौन उठाया, मोहम्मद गोरी ने। और मित्र आगे की दास्तान बताएं। अब फिर एक बार मोहम्मद गोरी मुलाकात किया किससे, जयचंद से, कहा कि मुझे कुछ कुशलता बताइए ताकि मैं पृथ्वीराज को पराजित कर सकूं। जयचंद ने कहा कि देखो सामने से पराजित नहीं कर पाओगे। पृथ्वीराज ने कहा चाचा एक न बताओ, एक पहले हम 17 बार झेल चुके हैं, सामने से तो हम भी जान रहे नहीं पराजित कर सकते हैं, कुछ और कहानियां बताइए आप। तो जयचंद ने क्या किया, कुछ जासूसी किया। इसलिए मध्यकाल का पहला गद्दार किसे कहते हैं, राजा जयचंद को। इतिहास में इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का पहला गद्दार कौन है, कमेंट करके बताइएगा कि प्राचीन इतिहास में पहले सबसे पहले गद्दारी किसने की थी। पर मध्यकाल में गद्दारी सबसे पहले किसने की, राजा जयचंद ने। और दूसरा गद्दार हमें मिलेगा मान सिंह, राजा मान सिंह। पहला गद्दार कौन है, जय सिंह। दूसरा मैदान अभी भी मैदान से हटा नहीं, अभी भी प्रतिशोध है किसके अंदर, मोहम्मद गोरी के अंदर। और मोहम्मद गोरी ने अपने प्रतिशोध को यानी अपनी प्रतिशोध को मिटाने के लिए दूसरा अभियान किया। और मित्र इस बार परिणाम बदल गए। अब की बार में क्या हुआ, परिणाम बदल गए और अब की हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में। और इस युद्ध में परिणाम बदल गए। एक तरफ कौन है, मोहम्मद गोरी, और दूसरी तरफ कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ, पराजित हो गया पृथ्वीराज तृतीय। विजयी कौन हो गया, मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में सहायता किसने किसने दी थी, तो सेनापति के रूप में शामिल हुआ था खारबक, खरमेल, इलाह और मुकलबा। इसके अलावा इसके 3 गुलाम भी इसमें शामिल हुए थे, एल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति के रूप में शामिल कौन हुआ था, तो इसके सेनापति के रूप में शामिल हुआ खांडे राव, गोविंद राव और बदमसा रावल। मेरे मित्रों इस युद्ध में मारा गया कौन, गोविंद राव। यह सवाल भी पूछा गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो उसका नाम है गोविंद राय, मारा गया इस युद्ध में। और इस युद्ध की परिणतियां क्या हुई कि मोहम्मद गोरी विजयी हो गया, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया कहाँ, गजनी में। और गजनी में जश्न आयोजित किया गया। यहां थोड़ा दृष्टांत है, सुनना ध्यान से। चंद्रबरदाई कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद बंदी बना के ले गया गजनी के मैदान में, और जश्न आयोजित हुआ। और वहां तमाम कलाएं दिखा जा रही, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, तमाम कलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। इतने में चंद्रबरदाई ने भी गुजारिश किया मोहम्मद गोरी से कि श्रीमान मेरे मालिक भी बहुत बड़े कलाबाज हैं, आप कहिए तो एक प्रदर्शन करें वो भी। और वो ऐसे कला में निपुण हैं कि यहाँ की जनता को देखकर वो कला बड़ा अच्छा लगेगा और जनता बड़ी प्रफुल्लित हो जाएगी। पहली बार कहने पे मना कर देता है, दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट करता है चंद्रबरदाई, तो अब की कहते हैं मोहम्मद गोरी मान गया। चंद्रबरदाई दृष्टांत कहता है कि मेरे मालिक शब्दभेदी बाण चला लेते हैं। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के आदेश पर पृथ्वीराज के हाथों में धनुष और बाण दिया गया। कहते हैं मोहम्मद गोरी ले जाने से पहले इसकी दोनों आंखें निकलवा दिया था, और दोनों अपोजिट थे। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की तरफ पीठ करके खड़ा था, और जब उसके हाथ में धनुष और बाण दिए गए तो चंद्रबरदाई ने एक वाक्य पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी 4 बांस 24 गज की दूरी है, 8 अंगुलियां और अंगूठे तुम्हारे प्रमाण है, इसके बाद चूकना मत सुल्तान, जैसे आवाज मिले काम तमाम कर दो। कहते हैं जैसे इस वाक्य को पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तैसे ही जैसे मोहम्मद गोरी ने कहा आदेश है चलाया जाए,
पृथ्वीराज ने उधर ही बाण चला दिया जिधर से आवाज आई थी, और बाण जाके लगा किसको, मोहम्मद गोरी को, मर गया। ये कहानी कौन बताता है? ये कहानी बिल्कुल झूठी मानी गई, और झूठी है भी। किसने बताया? चंद्रबरदाई ने, पर यह मान्य नहीं है। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने क्या किया? भारत के बड़े आक्रांता को, उत्तर भारत के प्रभुत्व को, उत्तर भारत का प्रभुत्व जो संभाल रहा था उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब पराजित करने के बाद कहते हैं कि क्या हुआ कि 1192 ईस्वी में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1192 में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार कर लिया तुर्कों ने। और इसी प्रणीतियों में अगला क्रम क्या हुआ कि 1193 ईस्वी में दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई। दिल्ली तुर्क सत्ता का केंद्र बनी, तुर्क सत्ता का केंद्र बन गई। यानी भारत में तुर्क सत्ता स्थापित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। और भारत में उसने क्या किया? तुर्क सत्ता की स्थापना कर दिया। इसी सफर में मेरे मित्र हम बात करें अगर, तो क्रम में अगला बात होता है कि इसी समय जब 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जीतने के बाद मोहम्मद गोरी अपने स्वदेश गया और यहां से लौट कर आया, तो उसके साथ एक सूफी संत आया था। मोहम्मद गोरी के साथ एक सूफी संत भी भारत आया था जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आया था? भारत के सफर पर आया था। तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत कौन आया? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया कब? 1192 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ये भारत आए। हम लोग इनको विशेष पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना खानकाह बोले तो निवास स्थान कहाँ बनाया? अजमेर में। और इन्होंने क्या किया कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी। भारत में किसकी? भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी थी। चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी, या भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? लोगों के आपसी वैमनस्य और द्वेष को दूर करने के लिए संगीत का माध्यम बनाया और अल्लाह की इबादत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया संगीत के द्वारा। संगीत हृदय का तार होता है। बड़े कष्ट में आप हैं, आप पुराने जितने हमारे वाद्य यंत्र हैं उनको ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सारे क्लेश मिट जाएंगे। संगीत ही है जो हृदय के समा को बांध कर रखती है। संगीत का बड़ा महत्व है। इन्होंने संगीत प्रचलित कराया और लोगों के दुखों और दर्दों को बांटने का प्रयास किया। कौन? एक संत है। संत को साम्राज्य से क्या लेना देना है? कहते हैं कि इनकी आखिरी इच्छा भी, यानी आखिरी सांसें भी इनकी कहाँ पूरी हुई? अजमेर में। तो इनका जो दरगाह है, वो दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। और इनका दरगाह किस नाम से फेमस है? तो इनका दरगाह प्रसिद्ध है अजमेर ए शरीफ के नाम से। किस नाम से? अजमेर ए शरीफ के नाम से। अजमेर ए शरीफ के नाम से। और अजमेर में इनका दरगाह होने की वजह से मेरे मित्र इसे भारत का मक्का कहते हैं। भारत का मक्का। वैसे मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। और मक्का फेमस क्यों है? क्योंकि मक्का इसलिए फेमस है कि वहाँ इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था, इसलिए स्थान पवित्र है। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर में, क्योंकि एक सूफी संत है। तो इनकी दरगाह प्रसिद्ध है अजमेर शरीफ के नाम से। यहां हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। ये कौम की एकता का बल दिया था इन्होंने। हिंदू भी और मुसलमान दोनों इनकी दरगाह पे इबादत करने के लिए जानते हैं। तो इनकी दरगाह है अजमेर में। मेरे मित्र, मैं थोड़ी सी शब्दावलियों को आपका अगर जिक्र करता हूं तो यहां समझना। एक शब्द आता है मकबरा, एक है मजार, और एक सुनते हैं आप दरगाह। तो मकबरा, मजार, दरगाह तीनों क्या हैं? तीनों एक कॉमन में कहा जाए तो कब्र हैं। तीनों की तीनों क्या हैं? कब्र हैं। मकबरा, दरगाह और मजार। पर अंतर है, मजार और दरगाह की पूजा होती है पर मकबरे की पूजा नहीं की जाती है। इस्लाम के जो ऐसे पीर और संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके मरने पे उन्हें जहाँ दफनाया जाता है उसे मजार कहते हैं। और इस्लाम के वो संत जिनका रूबरू हो गए हो किससे? अल्लाह से, इबादत में, अल्लाह की मोहब्बत में, जिनको तालीम मिल गई हो और उनसे उनका कनेक्शन जुड़ गया हो, इनके मृत्यु पर इन्हें जहाँ दफनाया उसे दरगाह कहते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जैसे हाजी अली की दरगाह,
और जो छोटे संत हैं तो आप लोगों के दाएं बाएं भी तमाम मजारें होंगी। तो मजार और दरगाह की पूजा होती है, मकबरे की पूजा नहीं होती। कॉमन क्या है मेरे मित्रों? तीनों के तीनों क्या हैं? कब्र हैं। आगे की बात करें हम लोग कि जिस गद्दार ने मदद किया किसका? मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का मदद करके भारत के शहंशाह सम्राट या शासक जो मोहम्मद गोरी का प्रतिरोध कर सकता था, पृथ्वीराज चौहान, उसे पराजय झेलना पड़ा। तो कहते हैं ना, दुश्मन किसी का हितैषी नहीं होता है। जयचंद्र ने सोचा था कि वह हमारी मदद करेगा, पर ऐसा ना हुआ। अगला युद्ध हुआ जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध मेरे मित्रों, चंद्रावर का युद्ध हो रहा है कब? 1194 ईस्वी में। और इसमें एक तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी, और दूसरी तरफ कौन है? गढ़वाल वंश का शासक राजा जयचंद्र। राजा जयचंद्र इस युद्ध में चारों खाने चित्त कर दिया। किसका? जयचंद्र का। और विजयी कौन हो गया? मोहम्मद गोरी। अब उसका विस्तार कहां से कहां तक हो गया? तो गजनी से लेकर के पूरे पाकिस्तान, उत्तर भारत तक। और उसका पहला उद्देश्य पूरा हो गया। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना कर दी। मोहम्मद गोरी ने क्या कर दी? भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना कर दी। तुर्क सत्ता की स्थापना कर दी। और ऐसा करने वाला यह पहला मुस्लिम शासक है। कौन? मोहम्मद गोरी। तुर्क सत्ता की स्थापना करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी। कहते हैं कि इस युद्ध को जीतने के बाद वापस यहां से लौटा, और जब यहां से वापस लौटा तो फिर यह कहां जाता है? यहां से वापस लौटा और गजनी चला गया। और गजनी जाने के बाद यहां का भारत का शासन इसने किसके हाथ में सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। पहला उद्देश्य पूरा हो गया। दूसरे उद्देश्य के लिए ऐबक से कहा, बेटा तुम देखना, क्योंकि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। इसके दरबार में भी भरे पड़े थे गुलाम, 2000 से अधिक गुलाम निवास करते थे। पर इसके कुछ प्रमुख योग्य गुलामों में 3 नाम ज्यादा प्रमुख आते हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दाउज और कुबाचा। पर उसमें भी ये ज्यादा विश्वास किस पे करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। ऐबक से कहा, बेटा मैंने पहला उद्देश्य को तो हासिल कर लिया, दूसरा उद्देश्य मैं तुझ पर छोड़ता हूं। उसने कहा, मालिक आपका आदेश सराखों पर, आप हुक्म कीजिए, आपके आदेश को मैं पूरा करूंगा। क्योंकि गुलाम है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? मोहम्मद गोरी का। और आदेश मिला गोरी का कि बेटा दूसरा उद्देश्य मेरा था, भारत में इस्लाम का प्रचार भी करना है। ऐबक ने कहा, मालिक आपका आदेश सराखों पर। और इसके प्रचार के लिए उसने क्या किया कि अब चार्ज किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक ने इस्लाम के प्रचार के लिए, किसके प्रचार के लिए? इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए 1194 ईस्वी में 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। कितने? 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। मस्जिदों का निर्माण करवाया। मस्जिद किसे कहते हैं? जहां पर अल्लाह की इबादत किया जाए, अल्लाह की याद में सजदा किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। इसलिए देखिए, जो हमारे मुसलमान भाई सजदा करते हैं तो किस तरफ करते हैं? भारत की किस दिशा में? पश्चिम में। क्यों? क्योंकि काबा किधर है? मक्का किधर है? पश्चिम में है। मक्का को पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये इबादत करते हैं किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और मित्र, इसने कितने मस्जिद बनवाए? 2 मस्जिद बनवाया। एक का नाम था कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और यह मस्जिद कहां बनवाया? दिल्ली में। मेरे मित्र, हिंदू और जैन धर्म के ध्वंसाशेष पर बनाया गया। कौन सा मंदिर? मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। और इसे तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है, पहली मस्जिद है। कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन भारत की पहली मस्जिद नहीं, तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। और दूसरी मस्जिद क्या बनाया? बहुत कम दिनों में बनवाया, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। और ये कहां है? अजमेर में बनवाया। 2.5 दिन में ही बनवाया। यह भी एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय तोड़कर। और यह विद्यालय किसने बनवाया था? चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, उन्हीं के विद्यालय को तोड़कर बनाया गया। और इसलिए कहते हैं कि आज भी 2.5 दिन के झोपड़ा पर मेरे मित्र एक संस्कृत नाटक की पंक्तियां अंकित हैं। जाना तो आप विजुलाइज कर रहे हैं इसको। इस पर एक संस्कृत नाटक की पंक्तियां अंकित हैं। संस्कृत नाटक की पंक्तियां अंकित हैं। और उस संस्कृत नाटक कौन सा है? हरिकेली। हरिकेली।
और हरिकेन का रचनाकार कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ आज भी आपको उनकी दीवारों पर यह देखने को मिलेगा। तो ये दोनों मस्जिदें इसने किसके लिए किया? इस्लाम के प्रचार के लिए। यह भी कार्य सिद्ध कर दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यही नहीं, इसी कालखंड में, मोहम्मद गोरी के ही कालखंड में मेरे मित्रों, ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव भी रखी। अगला कार्य क्या हुआ? 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार किसे कहते हैं और ये कैसे कैसे बना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेरे मित्र। अब बात किया जाए कि वापस जब आया मोहम्मद गोरी और देखा कि उसके गुलामों ने बिल्कुल सुयोग्यता से शासन को चलाया, पर गोरी को भी तकलीफ दिया था किसने? खोखरों ने। तो आखिरी जो अभियान हुआ मोहम्मद गोरी का, वो हुआ क्या कि 1206 में खोखरों से लड़ा और घायल भी हुआ कौन? मोहम्मद गोरी। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, सुपुर्दे खाक हो गया कौन? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो रही है मेरे मित्रों? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई 1206 में। इसकी मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। किसकी? मोहम्मद गोरी की। और इसे दफनाया कहाँ गया? जहां दफनाया जाता वहीं इसका मकबरा होता है। तो इसका मकबरा भी कहाँ? गजनी में। गजनी अफगानिस्तान में। मेरे मित्रों, मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को उसके गुलामों में बांटा गया। साम्राज्य को किसमें बांटा गया? तो साम्राज्य को बांटा गया गुलामों में। और उसके जो 3 योग्य गुलाम थे, इसका ही मोहम्मद गोरी का है। गुलामों की अगर मैं बात करूं तो इसके गुलाम में 4 नाम आते हैं। एक का नाम है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम है एलदौज, और तीसरे का नाम है कुबाचा, और चौथे का नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये आक्रांता था, बख्तियार खिलजी। इसने मोहम्मद गोरी के न रहने के बाद बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया और हमारे भारत की ऐतिहासिक पहचान, पूरी दुनिया को स्तब्धित करने वाला विश्वविद्यालय नालंदा, यही आक्रांता ने समाप्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाकर नस्तानाबूद उसे कर दिया। और इस विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहते हैं या जनक या बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा। पूरी दुनिया का प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जहां से चाणक्य आ रहा है। चंद्रगुप्त को तालीम जहां से मिली, जीवक को जहां से तालीम मिली, ये भारत का। इसने क्या कर दिया? नस्तानाबूद कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ? मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को उसके गुलामों में बांटा गया। कौन कौन से गुलाम हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, एलदौज और मेरे मित्र क्या? कुबाचा। ऐबक को दिया गया उत्तर भारत का क्षेत्र। कहां का? उत्तर भारत, साथ में लाहौर का क्षेत्र। उत्तर भारत और लाहौर का क्षेत्र साम्राज्य किसे मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एलदौज को क्षेत्र कहां का मिला? गजनी का। और कुबाचा को काबुल और मुल्तान व कांधार का क्षेत्र दिया गया। और इस तरह से क्या हुआ? अब शासन की प्रणीतियां किनके हाथों में आ गई? तो शासन की बागडोर आ गई किसके हाथों में? गुलामों के हाथ में। और यहीं से मेरे मित्र शुरुआत होता है एक नए प्रणीत इतिहास की, दिल्ली सल्तनत के इतिहास की। क्योंकि भारत में प्रविष्ट हो गए कौन? तुर्क मुसलमान। तुर्क मुसलमान प्रविष्ट हो गए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सारी विजयों की अगर हम लोग जानकारी की बात करें तो 2 प्रमुख ग्रंथ में, एक का नाम पृथ्वीराज रासो और दूसरे का नाम है तबकात ए नासरी में हमें जानकारी मिलती है। और सत्ता गोरी के हाथ से निकलकर गुलामों में आ गई और गुलाम अब शासन करेंगे। इसलिए यहीं से शुरू होगा दिल्ली सल्तनत का इतिहास। तो आज की कार्यशाला यहां पर पूर्ण करते हैं। पिछले वीडियो को जरूर देखना ताकि इस वीडियो को आप बिल्कुल समझ पाओ। और अगर आप नए छात्र हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल विश्वास कीजिए, प्रत्येक दिन कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा प्रामाणिक तथ्यों के साथ में। आप नोट्स को लेकर बैठिए, लिखिए। बिल्कुल पीपीटी मॉडल नहीं होगा कि मैं यहां से बोल रहा हूं, स्क्रीन पर चल रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल नहीं मेरे मित्र, सुनिए, समझिए, फिर लिखिए, ताकि एग्जाम में गोला भरो आंदोलन में ऐसा गोला भरिए कि वर्दी आपके कंधों पर बिल्कुल सितारों की तरह चमक उठे। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे मित्रों, धन्यवाद।